नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे ऑनलाइन यूट्यूब प्लेटफॉर्म डीएस एजुकेशन में। मैं हूं आपका अपना दिनेश साहू। तो चलिए हिंदी ग्रामर की जो हमने सीरीज़ को स्टार्ट किया था इसको आगे कंटिन्यू करते हैं। आज हमारा ये थर्ड लेक्चर है। 2 लेक्चर ऑलरेडी कंप्लीट कर लिए हैं, प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएंगे। आप में से जिस किसी ने भी नहीं देखे हैं तो आप देख सकते हैं, ठीक है। तो हिंदी ग्रामर की जो ये सीरीज़ है इसको आप फॉलो ज़रूर कीजिए। आपके जो अलग अलग एग्जाम्स में महत्वपूर्ण PYQs आए हुए हैं या फिर MCQs हैं, उनको हम इस सीरीज़ के माध्यम से डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है। तो दोस्तों, टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले थोड़ा सा मैं आपको अपडेट देना चाहूँगा। यदि आपने अभी तक हमारी एप्लीकेशन को डाउनलोड नहीं किया है तो प्ले स्टोर में जा करके आप हमारी एप्लीकेशन को डाउनलोड कर सकते हैं। लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई है। प्ले स्टोर और एप्पल स्टोर दोनों की ही लिंक आपको मिल जाएगी, तो आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। इसके अलावा यदि आप सामान्य हिंदी मुझसे पढ़ना चाहते हैं तो हिंदी का एक रिकॉर्डेड फाउंडेशन कोर्स मैंने वहाँ पर लिस्ट कर रखा है। तो आपके लिए खुशखबरी है, जो भी बच्चे इस सीरीज़ को फॉलो कर रहे हैं, जो हमारी ये MCQs PYQs की सीरीज़ चल रही है, ठीक है। इस कोर्स का रेगुलर प्राइस जो है ये 499 है। यदि आप इस नंबर पर व्हाट्सअप करेंगे तो मैं आपको एक स्पेशल कूपन कोड दूंगा, जिससे ये कोर्स आपको मात्र 199 में मिलेगा, ठीक है। तो इस नंबर पर आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं और ये कोर्स आपको मात्र 199 रुपीज़ का मिल जाएगा, ठीक है। यहाँ पर जो हमने क्लासेस रिकॉर्ड की हैं ये सारी फाउंडेशन लेवल की क्लासेस हैं। तो आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं जिसमें भी सामान्य हिंदी पूछी जाती है तो ये कोर्स आप अवेल कर सकते हैं। इसमें आपको रिकॉर्डेड क्लास, डाउट क्लासेस, PDF, MCQs PYQs बहुत सारे फीचर्स आपको मिल जाते हैं ना। बीच बीच में मैं डाउट क्लासेस भी वहाँ पर आपको देता रहता हूँ, ठीक है। तो भले ही ये रिकॉर्डेड कोर्स है लेकिन आपको यहाँ पर कोई भी दिक्कत होने वाली नहीं है। इसके अलावा जो भी PDF वगैरह हैं हमारी क्लासेस की, वो आपको हमारी एप्लीकेशन पर मिल जाएगा। फ्री PDF का सेक्शन होगा, है ना। फ्री PDF में जा करके जो भी ये हमारी क्लासेस की PDF हैं, अभी हम MCQs PYQs डिस्कस कर रहे हैं, तो इन PDF को आप डाउनलोड कर सकते हैं। यदि आप मुझसे ज्योग्राफी पढ़ना चाहते हैं तो ज्योग्राफी का भी फाउंडेशन कोर्स है। आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये बाइलैंग्युअल कोर्स है, इसको आप अवेल कर सकते हैं। इसके अलावा बहुत सारे फीचर्स आपको हमारे एप्लीकेशन में मिल जाते हैं। फ्री क्विज देना चाहते हैं तो वो भी आप दे सकते हैं। तो एक बार आप हमारी एप्लीकेशन को डाउनलोड ज़रूर करें। चलिए बिना देरी किए हुए सीधे हम टॉपिक को स्टार्ट करते हैं और पहला क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन है पंचमाक्षर क्या कहलाते हैं, ठीक है। तो ये वर्णमाला का क्वेश्चन है और काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अक्सर ये क्वेश्चन हमें एग्जाम में देखने को मिलता है। तो देखिए, हमने डिस्कस किया है प्रीवियस लेक्चर में कि 5 वर्ग होते हैं: का वर्ग, चा वर्ग, टा वर्ग, ता वर्ग और पा वर्ग, है ना, जिनको हम क्या बोलते हैं, स्पर्शी व्यंजन बोलते हैं ना। तो और इन्हीं 5 वर्गों के अंतर्गत जो अंतिम वर्ण होता है ना, जैसे कि देखिए यहाँ पर का वर्ग, चा वर्ग, टा वर्ग, ता वर्ग और पा वर्ग, है ना। तो अंगा, इया, अणा, ना, मा, इनको हम बोलते हैं पंचमाक्षर। क्या बोलते हैं इनको हम? पंचमाक्षर इनको हम बोलते हैं, या फिर इनको ही हम क्या बोलते हैं, इनको ही हम अनुस्वार भी बोलते हैं। आपको याद रखना है, ठीक है। तो प्रत्येक वर्ग के जो 5वें वर्ण होते हैं उनको हम पंचमाक्षर बोलते हैं। आपको याद रखना है, प्रत्येक वर्ग का अंतिम वर्ण। तो इसका सी आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं। ना ललचहूँ, सब तजहूँ, हरि भजहूँ, यम करहूँ, दी गई पंक्ति में कौन सा अलंकार है? तो यदि आप देखोगे यहाँ पर तो चहू, जहू, जहू, रहू, है ना, इस प्रकार से लास्ट में आप देखोगे सेम वर्ण आपको यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। तो यहाँ पर आपको अंत्यानुप्रास देखने को मिलेगा, ठीक है। देखिए, अंत्यानुप्रास की डेफिनेशन क्या होती है? जहाँ पंक्ति के अंत में, है ना, देखिए यहाँ पर अंत में तुक देखने को मिलते हैं ना, तुक देखने को मिलते हैं, तो वहाँ पर क्या होता है? अंत्यानुप्रास होता है। अंत्य मतलब अंत में, ऐसा आप समझ सकते हो, है ना। लाटानुप्रास भी एक होता है। तो लाटानुप्रास में मतलब पूरा का पूरा शब्द रिपीट होता है, जैसे कि पूत कपूत तो क्यों धन संचय और पूत सपूत तो क्यों धन संचय, तो इसमें लाटानुप्रास हो जाएगा। इसके अलावा ये क्या है? तो ये सारे अनुप्रास अलंकार के भेद है। अनुप्रास अलंकार क्या होता है? जहाँ पर वर्णों की बार बार आवृत्ति होती है, बार बार रिपीट होते हैं, तो वहाँ पर अनुप्रास अलंकार होता है। और इसके टोटल 5 भेद देखने को मिलते हैं और 5 में से ही एक होता है अंत्य और लाटानुप्रास, ठीक है। तो ये थोड़ा सा दिमाग में रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं। आटे दाल का भाव मालूम होना मुहावरे का क्या आशय है, ठीक है। तो आटे दाल का भाव मालूम होना मतलब सांसारिक कष्टों का अनुभव होना, इसका सही अर्थ है, आपको याद रखना है। या फिर मुसीबत के समय जो दिक्कत आती है या फिर आपको कष्ट होता है, इसका ये मतलब है, आपको याद रखना है। ठीक है, इसका आप वाक्य प्रयोग कैसे कर सकते हो? इसका वाक्य प्रयोग, ठीक है, कि घर से बाहर रहने के पश्चात, देखिए इसका आप वाक्य प्रयोग कैसे कर सकते हो कि जब मैं घर से बाहर रहकर अकेले रहने लगा तब मुझे आटे दाल का भाव मालूम हुआ, ठीक है। तो इस प्रकार से इसका आप वाक्य प्रयोग भी कर सकते हो। अगला क्वेश्चन है, विभाव के कितने भेद होते हैं? तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। विभाव के 2 भेद होते हैं। एक होता है आलंबन, ठीक है,
आलंबन विभाव और एक होता है उद्दीपन उद्दीपन विभाव। ये दो प्रकार के विभाव होते हैं, ये विभाव के दो टाइप हैं, आपको याद रखना है। ठीक है, देखिए स्थायी भाव की उत्पत्ति के जो कारण होते हैं इसको ही हम क्या बोलते हैं, विभाव बोलते हैं, आपको पता होना चाहिए। ठीक है, इसके अलावा देखिए जो सोए हुए मनोभाव को जागृत करता है उसको हम आलंबन बोलते हैं, और जो स्थायी भावों को उद्दीप्त करता है उसको हम क्या बोलते हैं, उद्दीपन बोलते हैं। ठीक है, तो ये याद रखिएगा, विभाव के दो टाइप होते हैं, आलंबन और उद्दीपन। रस में इनका बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। अगला क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं। संक्षेप लेख में मूल लेख से लगभग कितना भाग अधिक नहीं होना चाहिए, है ना। यहाँ पर मतलब संक्षेपण की बात की जा रही है। संक्षेपण और पल्लवन आपने पढ़ा होगा, तो याद रखना है संक्षेपण में 1/3 से अधिक नहीं होना चाहिए। अब देखिए संक्षेपण होता क्या है, तो कोई भी जो मूल अवतरण है ना, कोई भी मूल लेख है उसका 1/3 भाग क्या होता है, संक्षेपण होता है। अब संक्षेपण करते समय क्या है, जो भी मान लीजिए एक लेख है कोई, है ना, एक कोई ये पूरा लेख है ना, तो इसका 1/3 भाग हम लिखेंगे। मान लीजिए कोई 9 पृष्ठ का लेख है, इसको हमने 3 पृष्ठ में लिखा, तो ये इसका क्या हो जाएगा, संक्षेपण हो जाएगा। लेकिन इस पूरे 9 पृष्ठ के लेख का जो मूल भाव है ना, मूल भाव है, ये परिवर्तित नहीं होना चाहिए, चेंज नहीं होना चाहिए, आपको याद रखना है। ठीक है, और साथ ही साथ जो अनावश्यक विचार होते हैं उनको हटा देना चाहिए। ठीक है, तो इसको हम बोलते हैं संक्षेपण, जिसमें सामान्यतः 1/3 में इसको लिखा जाता है। अगला है, उस काल मारे क्रोध के तन कांपने उसका लगा, मानो हवा के जोर से सोता हुआ सागर जगा। इन पंक्तियों में कौन सा रस है। ठीक है, तो यहाँ आपको थोड़ा सा पढ़ के समझ में आ रहा होगा कि यहाँ पर क्रोध जैसी चीज़ें दिखाई दे रही हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आपको याद रखना है रौद्र रस होगा, है ना, कौन सा, रौद्र रस होगा। देखिए इन पंक्तियों का अर्थ क्या है कि अर्जुन के क्रोध से कांपते शरीर में, जैसे जब अर्जुन को बहुत ज़्यादा क्रोध आया तो उनका पूरा शरीर क्रोध के कारण कांपने लगा, है ना, तो इसकी तुलना एक प्रकार से सागर के तूफान की संभावना से की गई है, आपको याद रखना है। ठीक है, तो यहाँ पर रौद्र रस होगा, और साथ ही साथ यहाँ पर एक और रस होगा। और अलंकार की यदि हम बात करें तो इसमें उत्प्रेक्षा अलंकार होगा, ये बात भी आपको याद रखनी है। ठीक है, चलिए आगे डिस्कस कर लेते हैं। मनुजात और मनुजाद का अर्थ बताइए। एक है मनुजात और एक है मनुजात। ठीक है, तो देखिए मनुजात जो है इसका अर्थ होता है मानव, इसका अर्थ क्या होता है, मानव। और मनुजात जो है इसका अर्थ होता है राक्षस, क्या होता है, राक्षस। तो मानव और राक्षस, इसका सी आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। महौषधि शब्द का सही संधि विच्छेद कौन सा है, तो इसका क्या हो जाएगा, महाधन औषधि, महाधन औषधि, तो ये हो जाएगा महौषधि। कौन सी संधि है, तो स्वर संधि है, आप सभी को पता ही होगा। ठीक है, बी आंसर इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। अब यहाँ पर कौन सी पर्टिकुलर स्वर संधि है, तो यहाँ पर वृद्धि स्वर संधि है। कौन सी, वृद्धि स्वर संधि है। कैसे है, यहाँ पर इसका क्या रूल होता है, तो देखिए जब आ या फिर बड़ा आ से ए या फिर आई जुड़ते हैं तो ये आई में चेंज हो जाता है। इसके अलावा जब आ या फिर बड़ा आ के साथ में ओ और औ आपस में जुड़ते हैं तो यहाँ पर औ हो जाता है। ठीक है, ठीक है, तो यहाँ पर देखिए कौन सा रूल लग रहा है, बड़ा आ और प्लस औ आपस में मिल रहे हैं, तो ये औ में चेंज हो गया, औषधि, है ना, महौषधि, जो ये औ है महौषधि, तो ये वाला रूल लगा है जिसको हम वृद्धि स्वर संधि बोलते हैं। ठीक है, तो याद रखिएगा। अगला देख लेते हैं। प्लुप्त स्वर के उदाहरण हैं। प्लुप्त स्वर क्या होता है, तो प्लुप्त स्वर का ये भी है और बी भी है, मतलब ए और बी दोनों है, तो इसका डी आंसर सही हो जाएगा, ए और बी दोनों या फिर बोथ। ठीक है, अब ये प्लुप्त स्वर होते क्या हैं, तो जिन स्वरों के उच्चारण में, है ना, दीर्घ स्वर से भी ज़्यादा टाइम लगे, दीर्घ स्वरों से भी ज़्यादा समय लगे, उनको हम क्या बोलते हैं, प्लुप्त स्वर। अब जैसे आपने सुना होगा ओम का उच्चारण हम करते हैं ना, जो ओम होता है ना, इसको हम सामान्यतः ऐसे भी लिखते हैं, है ना, ऐस बना देते हैं, या फिर आप देखोगे राम को ऐसे भी लिखते हैं, है ना, जैसे ओम का उच्चारण करेंगे तो थोड़ा लंबा ओ खिंचेगा, है ना, तो यहाँ पर ये बीच में प्लुप्त स्वर के कारण ये लंबा खिंच जाता है। ठीक है, तो ये क्या होते हैं, ये
एस और इस प्रकार से जो हिंदी का 3 होता है इस प्रकार से लिखे जाते हैं, तो ये प्लुप्त स्वर के अंतर्गत आते हैं। उनकी डेफिनेशन ये होता है जिन वर्णों के उच्चारण में दीर्घ स्वर से भी ज़्यादा समय लगता है उनको हम प्लुप्त स्वर बोलते हैं। तो ये दोनों ही हो जाएंगे, ठीक है। इस प्रकार से इनको लिखा जाता है। अगला देख लेते हैं, कंकाल और कंगाल शब्द युग्म के सही अर्थ भेद का आपको चयन करना है। कंकाल मतलब आपको पता होगा हड्डी का जो ढांचा होता है उसको कंकाल बोलते हैं, और कंगाल मतलब क्या होता है, जो गरीब व्यक्ति है, दरिद्र व्यक्ति है वो, ठीक है। तो कंकाल मतलब अस्थि पंजर और दरिद्र मतलब गरीब, तो ए आंसर ही इसका बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। ये शब्द युग में है। आगे डिस्कस कर लेते हैं, क्षणिक का विलोम क्या होगा। क्षणिक है ना, तो क्षणिक का जो विलोम होता है बच्चों ये होता है शाश्वत, है ना। क्षणिक मतलब इसका जो विलोम होगा वो शाश्वत होगा। क्षणिक मतलब क्या होता है, कम समय के लिए, है ना, अल्पकालीन या फिर बहुत संक्षिप्त, बहुत थोड़े समय के लिए। और शाश्वत मतलब क्या होता है, सदा रहने वाला, सदा रहने वाला जो होता है इसको हम बोलते हैं शाश्वत, ठीक है। तो इसका अपोजिट हो जाएगा, आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द कार्य का तद्भव है। कार्य का तद्भव, तो कार्य का तद्भव काज होता है, आपको याद रखना है। कोर नहीं होगा, कागज नहीं होगा और केवल नहीं होगा। अगला देख लेते हैं, अनित्य का विलोम क्या होगा। अनित्य, तो अनित्य का जो विलोम है ये क्या होगा। अनित्य का वैसे विलोम देखा जाए तो नित्य भी होता है, लेकिन सर्वदा और शाश्वत भी इसका विलोम होता है, आपको याद रखना है, ठीक है। उक्त सभी इसका डी आंसर होगा। देखिए अनित्य का मतलब क्या है, अनित्य के यदि मैं मीनिंग आपको बताऊं तो ये होगा अस्थिर, है ना। अस्थिर आप बोल सकते हो उसको, आप नश्वर इसको आप बोल सकते हो, है ना। जो कुछ समय के लिए हो, जो कुछ समय के लिए हो, उसको हम क्या बोलते हैं, अनित्य बोलते हैं। बात समझ में आ रही है, मतलब अस्थिर भी आप बोल सकते हो। अस्थिर मैंने यहाँ पर लिख ही दिया, ठीक है। अब देखिए नित्य का अर्थ क्या होता है, इसका विलोम है। नित्य का अर्थ होता है शाश्वत, भी इसका अर्थ होता है, ठीक है। सर्वदा भी इसका अर्थ होता है, ठीक है, और शाश्वत भी इसका अर्थ होता है। अब देखिए, अब यहाँ पर बहुत सारे बच्चे बोलेंगे कि सर इसका नित्य आंसर होना चाहिए, लेकिन ये ऑलरेडी प्रीवियस ईयर में आया हुआ एग्जाम में क्वेश्चन है, और जो एग्जाम में इसका आंसर माना गया था उक्त सभी माना गया था, है ना, क्योंकि ये तीनों ही इसके अपोजिट अर्थ दे रहे हैं। मैंने बता दिया, नित्य मतलब सर्वदा, शाश्वत, ये तीनों ही प्रकार से पर्यायवाची हैं, आपको याद रखना है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, दांत का पर्यायवाची शब्द क्या होगा। तो दांत मतलब आपको पता होगा रदन, है ना। रदन को क्या बोलते हैं, दांत बोलते हैं, या फिर इनको हम दंत भी बोल देते हैं, है ना, दशन भी बोल देते हैं। तो ये सब इसके एक प्रकार से पर्यायवाची हैं, आपको याद रखना है। अक्षी मतलब क्या होता है, आँख होता है, ठीक है। देखिए है मतलब क्या होता है, घोड़ा, है ना। है मतलब क्या होता है, घोड़ा होता है, आपको याद रखना। घोड़े का पर्यायवाची है तुरंगबाजी, घोटक, ये सब बोलते हैं। और अमीय मतलब क्या होता है, अमीय मतलब अमृत होता है, ठीक है। तो ये थोड़ा सा पर्यायवाची आपको पता होने चाहिए। चलिए अगला क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं, दिए गए वाक्यांश के लिए एक शब्द का आपको प्रयोग करना है जो शत्रु की हत्या करता हो। तो जो शत्रु की हत्या करता है उसको हम शत्रुघ्न बोलते हैं। क्या बोलते हैं, शत्रुघ्न बोलते हैं, आपको याद रखना है। या फिर जो शत्रु की हत्या करे, या फिर एक और शब्द है शत्रु का दमन करे, इसको एक और शब्द होता है रिपु दमन। क्या, रिपु दमन। तो ये बात भी आपको याद रखना है, रिपु दमन भी सही है, शत्रुघ्न भी सही है। इसके अलावा एक और इससे रिलेटेड, जिसका कोई शत्रु ही पैदा ना हुआ हो, जिसका कोई शत्रु ही पैदा ना हुआ हो, इसको हम क्या बोलेंगे, इसको हम बोलते हैं अजात शत्रु, ठीक है, अजात शत्रु। तो ये थोड़ा सा दिमाग में रखिएगा, ऐसे अर्थ ऐसे एग्जाम में क्वेश्चन काफ़ी आते हैं। अगला देख लेते हैं, नेत्रों को अच्छा लगने वाला, इसके लिए एक शब्द क्या होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा नयनाभिराम, है ना। डी आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। जो नेत्रों को अच्छा लगता है इसके लिए एक शब्द क्या है, नयनाभिराम, आपको याद रखना है। आगे बात कर लेते हैं, कुंदन और हेम का पर्यायवाची शब्द है। तो स्वर्ण जो है ना, स्वर्ण को कुंदन भी बोलते हैं और हेम भी बोलते हैं, आपको याद रखना है। इसके अलावा कुछ और हैं, जैसे कि इसको हम सुवर्ण बोल देते हैं, ठीक है। कंचन बोल देते हैं, क्या बोल देते हैं, कंचन बोल देते हैं। इसके अलावा कनक आपने सुना होगा, है ना, इम्पोर्टेंट है। एक इसको हम तपनीय बोल देते हैं, ठीक है। एक इसको हम हाटक भी बोल देते हैं। तो ये सब इसके कुछ पर्यायवाची हैं। एक जात रूप भी इसको हम बोलते हैं, ठीक है, तो याद रखिएगा। आगे बात कर लेते हैं, दुह उपसर्ग किस शब्द में नहीं है। तो दुह धन गम, ठीक है, दुह धन गम दुर्गम। इसके अलावा दुह धन बल दुर्बल हो जाएगा, और दुह धन दिन दुर्दिन हो जाएगा, ठीक है।
दुलारा में कोई दो उपसर्ग नहीं है, तो इसका डी आंसर ही सही हो जाएगा। आगे बात कर लेते हैं। नीचे दिए गए वर्ण विच्छेद के लिए सही शब्द आपको चुनना है। तो देखिए ये आधा न है, ठीक है, मतलब इस प्रकार से आधा न है, ठीक है, और ये भी आधा न है और ये आ है। तो कैसे बनाओगे आप? ये आधा ना आपने लिख दिया, फिर ये आधा ना है और ये आ है, तो ये इस प्रकार से बनेगा, है ना। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? बी। इसको इस प्रकार से भी आप लिख सकते हो। अगला है गायिका का संधि विच्छेद निम्न में से कौन सा होगा? ठीक है, तो इसमें अयादी स्वर संधि होगी। कौन सी? अयादी स्वर संधि इसके अंतर्गत होगी और गई धन इका इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? गई धन इका। ठीक है, अब इसमें कौन सा रूल है आपको पता होगा। इसमें 4 चीज़ें होती हैं, आए, अब और आप। ठीक है, जहाँ पर एक ही मात्रा होती है वहाँ पर आय होता है, जहाँ आई की मात्रा होती है वहाँ पर आय होता है, जहाँ पर ओ की मात्रा होती है वहाँ अव होता है, और जहाँ पर औ की मात्रा होती है वहाँ पर आव होता है। ठीक है, 4 एग्जाम्पल दूंगा, जैसे कि नयन, है ना, तो यहाँ पर हो जाएगा ने धन अन। ठीक है, आय में आई की मात्रा आती है, तो जहाँ पर गई धन अक एग्जाम्पल के लिए, तो ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा गायक, है ना। तो ये देखिए आई की मात्रा आई, तो यहाँ पर आय हो गया, गायक हो गया। इसी प्रकार से अब में एक एग्जाम्पल है पवन। ठीक है, तो ये हो जाएगा पो धन अन। ठीक है, मतलब पो धन अन जब मिला, है ना, ओ की मात्रा जब मिली, तो यहाँ पर क्या बन गया? अव। पवन में बोलोगे अव का उच्चारण आएगा। इसी प्रकार से एक हो जाएगा शावक। ठीक है, शावक, तो ये कैसे टूटेगा? ये हो जाएगा सौ धन अक। ठीक है, तो ये 4 रूल इसके होते हैं अयादी स्वर संधि के, और यहाँ पर कौन सा लग रहा है? तो ये वाला लग रहा है, गई धन अक गायक। इसी प्रकार से गई धन इका गायिका। ठीक है, तो इसका बी आंसर सही हो जाएगा। अगला देख लेते हैं, इनमें से किसमें जातिवाचक संज्ञा है? क्रोध, बचपन, पहाड़ या फिर गंगा। ठीक है, तो पहाड़ जो है बच्चों यहाँ पर जातिवाचक संज्ञा है, आपको याद रखना है। ठीक है, अब पहाड़ मतलब देखिए, अब पहाड़ मतलब सारे पहाड़ों की बात हो गई, चाहे आप बात कर लीजिए हिमालय की, है ना, पर्वतों की, चाहे आप बात कर लीजिए सतपुड़ा की, है ना, चाहे आप बात कर लीजिए अरावली की। तो ये पहाड़ एक जाति हो गई और इसके अंतर्गत बहुत सारे इंडिविजुअल पहाड़ आ सकते हैं, तो ये जातिवाचक संज्ञा हो गई। जैसे गंगा है ना, तो ये गंगा पर्टिकुलर व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आ जाएगी। बचपन, क्रोध, ये भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत आ जाएंगे। ठीक है, आगे देख लेते हैं, जिस समास के दोनों पद अप्रधान होते हैं वहाँ कौन सा समास देखने को मिलता है? तो इसमें देखिए बहुव्रीहि समास हो जाएगा, जहाँ पर दोनों पद अप्रधान होते हैं और कोई तीसरा पद प्रधान होता है, वहाँ पर बहुव्रीहि समास होता है। ठीक है, जैसे कि कुछ एग्जाम्पल हम इसको डिस्कस करेंगे, जैसे कि लंबोदर। ठीक है, लंबा है उदर, जिसका मतलब भगवान गणेश, है ना। चक्रधर, चक्र को धारण करने वाले अर्थात भगवान विष्णु, है ना। तो इस प्रकार से खासतौर पर जो भगवान के नाम आपको देखने को मिलेंगे वहाँ पर बहुव्रीहि समास देखने को मिलता है, और इसकी डेफिनेशन क्या होती है? जहाँ पर दोनों ही पद अप्रधान होते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं। अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी किस उपभाषाओं के अंतर्गत आती है? तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये सारी जो आप लैंग्वेज यहाँ पर देख रहे हैं, ये पूर्वी हिंदी के अंतर्गत आती हैं, आपको याद रखना। आपको पता होगा बघेलखंड, है ना, छत्तीसगढ़ी और अवधी, ये पूर्व में देखने को मिलेंगे। मतलब जैसे मध्य प्रदेश का पूर्वी भाग है, वहाँ पर बघेली बोली जाती है ना, छत्तीसगढ़ भी आपको उसी रीजन में देखने को मिलेगा। तो पूर्वी हिंदी के अंतर्गत ये सब आते हैं। देखिए जो डॉक्टर धीरेन्द्र वर्मा हैं, इन्होंने भारत में 18 बोलियों को उपभाषाओं के अंतर्गत रखा है। 18 ऐसी बोलियाँ हैं, है ना, जिनको उपभाषाओं के अंतर्गत रखा है। ठीक है, जिसमें से आप देखोगे पश्चिमी हिंदी है, पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत ब्रजभाषा आती है। ठीक है, बुंदेली आती है। ठीक है, इसके अलावा बांगरू आती है। ठीक है, खड़ी बोली आती है, और कन्नौजी आती है। बात समझ में आ रही है? पूर्वी हिंदी के अंतर्गत ये तीनों आती हैं, अवधी, बघेली और छत्तीसगढ़ी। राजस्थानी की यदि हम बात करें, तो राजस्थानी के अंतर्गत कौन कौन सी आती है? मालवी आ जाती है ना, मालवी। मेवाड़ी आ जाती है ना, मेवाड़ी आ जाती है। मारवाड़ी आ जाती है, और जयपुरी आ जाती है। ठीक है,
बिहारी की यदि हम बात करें, बिहारी, तो बिहारी के अंतर्गत कौन कौन सी आ जाती हैं? मैथिली, मगही और भोजपुरी। मैथिली, मगही और भोजपुरी। इसी प्रकार से पहाड़ी के अंतर्गत, पहाड़ी के अंतर्गत पश्चिमी, पूर्वी और मध्य पहाड़ी। ठीक है, तो ये थोड़ा सा याद रखिएगा, ये सारी उपभाषाएं हैं और पूर्वी हिंदी के अंतर्गत ये सब आती हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्न विकल्पों में से अनेकार्थी शब्द का सही समूह आपको यहाँ पर पहचानना है। तो आँख, अली, है ना, तो ये तो अलग हो गया। अंग, अवयव, अंश और शरीर, ये बिल्कुल सही है ना। कान, श्रुति, कर्ण, कक्षा, ये अलग हो जाएगा। नाक, स्वर्ग, ये भी अलग हो जाएगा। ठीक है, जो बी आंसर है यहाँ पर बिल्कुल सभी सेम ही अर्थ यहाँ पर दे रहे हैं, अंग, अवयव, अंश और शरीर, है ना। तो ये सेम ही इनके अर्थ हैं, आपको याद रखना है। आगे बात कर लेते हैं, आज का लास्ट क्वेश्चन है, षड्मास के लिए सही संधि विकसित क्या होगा? तो इसका हो जाएगा सट धन मास, है ना। सट धन मास बराबर षड्मास, इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, मतलब बी आंसर यहाँ पर सही हो जाएगा, है ना। सट धन मास किसका एग्जाम्पल है? तो व्यंजन संधि, व्यंजन संधि का ये एग्जाम्पल है। तो दोस्तों, ये आज हमने 25 फिर से एमसीक्यूज़ और ये पीवाईक्यूज़ हमने डिस्कस करे हैं। इसी प्रकार के क्वेश्चन आपके डिफरेंट एग्जाम्स में देखने को मिलते हैं। तो जितने भी हम ये आपको अलग अलग लेक्चर डिस्कस करा रहे हैं, इसका बढ़िया से रिवीजन करते जाइए। इसी प्रकार के क्वेश्चन आपको आपके एग्जाम में देखने को मिलेंगे। तो वीडियो लेक्चर कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। जो भी मैंने सेशन के दौरान क्वेश्चन आपसे पूछे हैं, इसका आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर आंसर दीजिए। इसके अलावा यदि आपको इस टॉपिक की पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे एप्लीकेशन को प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। वहाँ पर फ्री पीडीएफ वाले सेक्शन में जाकर के बिल्कुल फ्री में डाउनलोड कर सकते हैं। और भी जो हमारे चैनल पर वीडियोज़ आते रहते हैं, उसकी भी पीडीएफ वगैरह आपको वहाँ पर मिल जाती हैं। तो चलिए, मुलाकात होगी अगले बेहतर लेक्चर में। यदि वीडियो लेक्चर पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, कोई अच्छा सा कमेंट भी कर सकते हैं। मिलेंगे अगले बेहतर लेक्चर में। अपना ख्याल रखिए और पढ़ते रहिए। बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।